जी। आज की इस लाइव चर्चा में, फेसबुक लाइव चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो चर्चा करते हैं चीज़ों पे, है ना। और वो जो उसमें चर्चा करते हैं तो कई बार उसको वो लोग हार का, जीत का ऐसा प्रश्न बना लेते हैं कि भाई इसमें मुझे जीतना है, दूसरे को हराना है। कई बार दूसरा भी वैसे ही कर लेता है। तो चर्चा के जो तरीके हैं वो क्या होने चाहिए, माने हम किस लिए चर्चा करते हैं? क्या चर्चा करना भी अपने आप में एक कंपटीशन है, जैसे खेलों में होता है या दूसरी चीज़ों में होता है कि अगर हारे तो भाई हमें नुकसान हो जाएगा, जीते तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, भले ही चाहे जिस बात के लिए चर्चा कर रहे थे वो बात निकल कर ही ना आए, है ना। तो क्या है, माने चर्चा कैसे की जाए, क्या एम लेके की जाए? जैसा कि आपने देखा ही है, इसका टाइटल ही है आज का कि कैसे जाना जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका पैरामीटर क्या हो, इसका क्राइटेरिया क्या हो। कैसे कोई भी चीज़ को बोलें कि ये गलत है और ये सही है, किस बेस पर, इसका आधार क्या है। हम कैसे करके बोल देते हैं कि ये गलत है वो सही है, कैसे करके बोल देते हैं कि झूठ बोलना गलत है और सही बोलना, सच बोलना सत्य है, माने सही है। ये हम किस बेस पे तय करते हैं? ये किस बेस पे तय करते हैं कि मेरा भाई अच्छा है, मेरा भाई बुरा है, या मेरा बेटा अच्छा है या मेरा बेटा बुरा है, या मेरा दोस्त अच्छा है या मेरा दोस्त बुरा है या गलत है? ये हम तय कैसे करते हैं? हमारे अंदर तय किस आधार से होता है? आखिर ये तय करने का प्रोसीजर क्या चलता है अंदर हमारे? और जो चलता है क्या वो सही चलता है? उस प्रोसीजर की भी जांच हो, क्योंकि अगर ये सही चलता होता तो फिर एक ही बात को सब लोग सही बोल रहे होते या गलत बोल रहे होते, जबकि ऐसा तो दिखता नहीं है। ऐसा दिखता है कि उसी बात को एक आदमी गलत बोल रहा होता है और दूसरा सही बोल रहा होता है। तभी तो उस पर चर्चा होने की बात बनती है। अगर दोनों बोल रहे होते गलत है या दोनों बोल रहे होते कि सही है, तब तो दोनों राजी हो गए होते ना, तब तो कोई बात ही नहीं थी। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? अगर everybody does taking in a same base, like okay, everybody is saying this is wrong or this is right, so then no need to take any discussion on that, because everybody is agree like it is wrong or it is right. But it is not happening. माने ये सब नहीं हो रहा है कि एक बात को सभी लोग अच्छा है या बुरा है ऐसा करके बोले, तो ये तो हो नहीं रहा। तो हो क्या रहा है कि किसी को वो बात अच्छी लग रही है कि हाँ ये बात सही है, और किसी को लग रही है बुरी कि ये बात गलत है। तभी उस पर चर्चा की जरूरत पड़ती है कि भाई किसकी बात मानी जाए। एक को लग रही है या कुछ को लग रही है कि ये गलत है, कुछ को लग रही है कि ये सही है, तो तभी चर्चा की बात होती है कि कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो उसमें ये जांचना पड़ता है कि कौन आदमी किस बेस पर इसको सही या गलत का निर्णय ले रहा है कि नहीं? कौन आदमी किस बेस से इसको कह रहा है सही है या गलत है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि रियल में क्या बेस होना चाहिए जिससे कि हमें ये पता चलेगा ये सही है या गलत है, या लोग जाने अनजाने क्या बेस लेते हैं। तो इसको देखें। इसका हमें पता चलेगा इस बात से कि भाई हर आदमी क्यों करके बोल देता है
जैसे आप कोई चश्मा खरीदने जाते हैं, धूप का चश्मा खरीदने जाते हैं, मान लिया एक दूसरा आदमी आता है, वो उसको धूप का चश्मा नहीं चाहिए, उसको नाइट विजन का चश्मा चाहिए, माने उसको रात में ड्राइविंग करनी है तो उसको वो चाहिए। दोनों अलग अलग एस्पेक्ट से आ रहे हैं, दोनों प्रकार के चश्मे दुकान में रखे हुए हैं। वो मान लिया उनसे बिना पूछे कि वो कौन सा चश्मा खरीदने आए हैं, वो कई प्रकार के चश्मे उनके सामने रख देता है, ये सोच के कि जो भी पसंद आ जाएगा खरीद लेंगे, जो भी सही होगा उनके लिए। तो अब जिसको ड्राइविंग करनी है रात में, वो पीले कलर वाला चश्मा खरीदता है, और जिसको धूप के लिए चाहिए वो डार्क कलर का, माने थोड़ा ब्लैक ब्राउन टाइप का चश्मा खरीदता है। और दुकानदार देखता है यार कमाल है, इसने ये खरीदा, इसने ये खरीदा, माने इसके लिए तो ये सही था, उसके लिए ये सही था। इन्होंने ये तय किस आधार पे किया? आखिर नाइट विजन वाले ने तय किस आधार पे किया कि भाई येलो कलर का चश्मा लेना चाहिए, और इसने ये तय किस आधार पे किया कि भाई ब्राउन कलर का चश्मा लेना चाहिए? तो उसने उनसे पूछा कि भाई आपने ये वाला क्यों खरीदा, उसने वो वाला क्यों खरीदा? तो उसने बोला कि जो ड्राइविंग वाला था उसने बोला कि मेरा एम है कि रात में डार्क होता है तो मुझे ऐसा चश्मा चाहिए जो मुझे रात में थोड़ा ज़्यादा साफ दिखाए। मतलब क्या था, उसका एम अलग था, उसका उद्देश्य क्या था कि रात में वो ज़्यादा अच्छे से देख सके, नॉर्मली जितना दिखता है उससे ज़्यादा अच्छे से देख सके, तो उसे एक ऐसा चश्मा चाहिए। इसलिए उसने पीले कलर का चश्मा खरीदा। और दूसरे ने बताया कि भाई मेरा उद्देश्य जो है वो है धूप से बचने का, धूप से आँखों को बचाने का। आँखें चुंधिया जाती हैं गर्मी की धूप में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कोई ऐसा चश्मा हो जो थोड़ा धूप के तेज को कम कर दे। तो मैंने इसलिए ब्राउन चश्मा लिया, क्योंकि येलो कलर तो और तेज कर देता है उसको। तो इसका मतलब है कि उनके उद्देश्य के आधार से तय हुआ कि उनका उद्देश्य क्या था। बात भी सही है, बिना उद्देश्य के हम ये तय कर ही नहीं सकते कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो उद्देश्य होता है, अगर वो उद्देश्य जिस बात से पूरा हो रहा होता है उसे हम कहते हैं सही, और जिस बात से वो पूरा नहीं हो रहा होता, रुकावट आ रही होती है, उसकी पूर्ति में प्रॉब्लम आती है, पूर्ति नहीं होती, उसे हम कहते हैं गलत। या जितनी जितनी पूर्ति वो कर पाता है उतना उतना लगता है कि हाँ इतना इतना ठीक है, इतना इतना गलत है। तो मतलब किससे तय हो रहा है सही और गलत? सही और गलत हम तय कर रहे हैं हमारे किसी उद्देश्य के आधार पे। हम चाहे ये प्रक्रिया जानते हों या ना जानते हों, ये स्वाभाविक हमारे अंदर चलती है। वो जो चश्मा लेने आए थे उनसे अगर पूछा जाता भाई तुम किस तरह से तय करते हो कि सही है या गलत, तो हो सकता है वो एक्सप्लेन ना कर पाते। पर ये स्वाभाविक प्रक्रिया आदमी के जीवन में कि उसे जब जिस बात की आवश्यकता लगती है या इच्छा होती है, और जिस भी बात से वो इच्छा पूरी हो रही हो, तो उसे लगता है ये बात ठीक है, ये प्रक्रिया ठीक है, ये बात ठीक है, ये आदमी ठीक है, ये ढंग ठीक है, ये तरीका ठीक है, जिससे भी उसकी पूर्ति हो रही हो, वो सब उसे ठीक ठीक लगते हैं। बात भी ठीक है भाई, जो जिस चीज़ से मेरी इच्छा की पूर्ति हो वही सब ठीक होगा ना, बाकी से क्या लेना देना मुझे। तो क्राइटेरिया क्या निकल के आ गया? क्राइटेरिया निकल के आ गया हमारी इच्छा की पूर्ति। दूसरे शब्दों में बोलें तो उद्देश्य की पूर्ति। अब ये तो एक एक आदमी का हो गया कि मेरा जो उद्देश्य है मैं उस आधार से तय कर लेता हूँ। अब व्यक्तिगत आधार में तो ठीक है कि सब ऐसे ही करते हैं कि उसके उद्देश्य की पूर्ति में जो भी तरीका उन्हें लगता है वो उन्हें ठीक लगता है और बाकी तरीके उन्हें गलत लगते हैं या ज़्यादा ठीक लगता है, जिससे आपूर्ति डेफिनेट होती है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हो, माने एक आदमी के डिसीजन मेकिंग से बात नहीं बनेगी, दो आदमी का चक्कर है। जैसे मान लिया कि एक घर में दो भाई हैं, अब उन्हें बाइक लेनी है और एक ही बाइक ले सकते हैं, इतना ही पैसा है बस। अब बाइक तो कई सारी हैं,
अब वो कैसे तय करें, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं बाइक को लेने के। एक का उद्देश्य है वो स्पोर्ट्स के लिए लेना चाहता है और एक का उद्देश्य है उसे ऑफिस आना जाना है। अब ऑफिस आने जाने के लिए 50-60 हज़ार वाली बाइक काफ़ी है उसके लिए। जो स्पोर्ट्स वाला है वो कहता है कि नहीं, मुझे तो स्पोर्ट्स के ध्येय से लेनी है, और अब वो बाइक महंगी आएगी, 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की। अब एक ही बाइक ले सकते हैं, तो अब कैसे तय करें? तो अब उन दोनों को ऐसे तय करना होगा कि दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाए ऐसी बाइक। तो आम बाइक से तो केवल जिसको ऑफिस आना जाना है उसका उद्देश्य पूरा होगा, वो उसके लिए सही है। स्पोर्ट्स वाले के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स वाली जो बाइक है वो दोनों के लिए सही है, वो उसको स्पोर्ट्स में भी काम आ सकती है और ये ऑफिस भी उससे आ जा सकता है। अब यहाँ तेल वेल का मत देखना, उसमें तेल वगैरह ज़्यादा लगता है, मैंने ऐसे उदाहरण दिया है, कोई और भी चीज़ हो सकती है। माने उद्देश्य से ही ये तय होता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है या गलत है जिस भी बारे में। ये कॉमन सा प्रोसेस है। अब अगर बात हो पूरे समाज की, जैसे मान लिया पूरे भारत की बात है कि भाई भारतवर्ष के लिए कौन सा संविधान सही है और कौन सा गलत है, तो अब ये एक आदमी से तो तय होगा नहीं। जैसे अंबानी कहने लगे कि भाई मेरे लिए तो बढ़िया है, मुझे तो सब मिल रहा है, तो भाई लेकिन ये संविधान तो तुम्हारे अकेले के लिए बना नहीं ना, ये तो एक सामूहिक बात है। तो जब सब लोग इससे तय करेंगे, या कम से कम आधे से ज़्यादा लोग, माने बहुमत तो कम से कम होना चाहिए, तो तब ये बात ठीक होगी, हाँ भाई ये ठीक है। नहीं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छाओं को पूरा करता हो वो संविधान सही कहलाएगा। और 100% सही कब कहलाएगा? वो तब कहलाएगा जब जो सभी के उद्देश्यों को पूरा करता हो और सदा पूरा करता हो, वो संविधान 100% सही कहलाएगा। बोले इट इज करेक्ट, ये सही है, और उसको सब सही बोलेंगे। जब वो आ जाएगा उसके बाद उसके परिणाम से। लेकिन पहले कैसे तय किया जाए? मान लिया किसी एक आदमी ने वैसा संविधान खोज के निकाला, एक आदमी ने या कुछ लोगों ने निकाला, ठीक है। अब ये कैसे जाना जाए कि ये संविधान ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक बात है, जिस भी देश पे लागू होगा वो सभी लोगों के लिए होगा। तो अब ये कैसे जाना जाए कि ये संविधान सही है? तो इसका एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि उस संविधान को सभी के पास भेजा जाए, माने विभिन्न माध्यमों से, जो जिस तरह से समझ सकता है उसके लेवल के हिसाब से उसको उसकी एक्सप्लेनेशन बना के, तरह तरह की लाइट एक्सप्लेनेशन, मिडिल एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन, जैसी जिसको समझ में आती है, और ये डाल दिया जाए सब तक। और जिसको जितना जैसा समझ में आता है वो अपने लिए चेक कर ले कि मेरा जीवन इस संविधान में वैसा चलेगा क्या जैसा मैं चाहता हूँ। अगर चलेगा, उसको लगता है हाँ मेरे लिए ठीक है, तो उसकी तरफ से हाँ हो गई, ये संविधान उसके लिए सही हो गया। वैसे ही हर आदमी अपने हिसाब से चेक कर लेगा, और 50% से ज़्यादा लोगों ने अगर उसको यस कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि ये सही वाली कैटेगरी में आ गया। 50% से ऊपर तो ये सही हो चुका है। अगर 60% लोगों ने बोल दिया तो ये 60% सही है। अगर 70% लोगों ने बोल दिया तो 70% सही है। अगर 80% लोगों ने बोल दिया तो 80% सही है। अगर 100% लोगों ने बोल दिया तो ये 100% सही है। अगर कोई 50 के ऊपर ही नहीं पहुंचता, 50 के नीचे रहता है, जैसे अभी आज का जो संविधान है वो 10% लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका देता है, ऐसा हम देख ही रहे हैं पूरे इतिहास में अब तक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो संविधान है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, ये केवल 10% लोगों के लिए ठीक है, बाकी 90% लोगों की इच्छाओं के हिसाब से नहीं है। तो ये क्या हुआ, केवल 10% लोगों के लिए ठीक हुआ और 90% लोगों के लिए ये गलत साबित हो रहा है। ठीक, ऐसे करके कोई चीज़ें तय की जाती हैं।
माने ये तरीका है सही और गलत को तय करने वाला। तो संविधान के बारे में हमने ये कैसे तय किया, उसकी उसकी नेचर से। जैसे संविधान किसके लिए होता है, संविधान सबके लिए होता है, ठीक। मूलतः वहाँ जितने भी नागरिक हैं, उस जिस भी जगह पे वो संविधान अप्लाई है, वहाँ जितने भी नागरिक हैं, जैसे भारत में अप्लाई है तो 140 करोड़ लोग हैं, ठीक। अब 140 करोड़ लोगों के लिए वो पूरा संविधान है। तो इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए 100% का कि ये 140 करोड़ लोगों को वैसी ज़िंदगी देता हो जैसी ज़िंदगी 140 करोड़ लोग अपनी अपनी चाहते हैं। बच्चा जैसी चाहता है, युवा जैसी चाहता है, वयस्क जो उससे और बड़ा प्रौढ़ है वो जैसी चाहता है, बूढ़ा जैसी चाहता है, बीमार जैसी चाहता है। समझ गए, वो आदमी की जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं जीवन में, उन अवस्थाओं में वो उससे क्या चाहता है, अगर वो उसको मिलता रहता है तो उसे बोलेंगे कि ये है आदर्श संविधान, माने 100% सही वाला संविधान। और इसमें से जितना जितना वो पूरा नहीं कर पाता उतने उतने उसके बोलेंगे कि ये कमी है भाई, उसमें वो सुधार होने चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया हो, क्राइटेरिया हुआ उद्देश्य, कि संविधान किस उद्देश्य के लिए था। संविधान था कि उस समाज के जिस पर ये लागू है, उस समाज के सभी लोगों पर, ये उनकी सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करता हो, सभी लोगों के जीवन को अच्छा जीवन देने में सक्षम होता हो, तो ही इसको हम बोलेंगे कि ये सही संविधान है। या जिसको पूरा होता हो तो उसके लिए सही संविधान है, जिसको पूरा नहीं होता हो उनके लिए ये ठीक संविधान नहीं है। जिस मायने में ये ठीक माने वो बात पूरी करता हो उस मायने में ठीक है, जो मायने ये नहीं देता, संविधान पूरे नहीं करता, उस मायने में ये ठीक नहीं है। ऐसे करके कोई भी चीज़ को जांचा जाता है कि ये कितनी ठीक है और कितनी गलत है, किस मायने में ठीक है और किस मायने में गलत है। ये तरीका होता है किसी भी बात को सही या गलत जानने का। कोई एक क्राइटेरिया होता है ना, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये जो कपड़ा है ये 1 मीटर लंबा है। अब ऐसे आप देख भी रहे हैं खोल के और किसी को लग रहा है कि नहीं ये तो छोटा है। अब कैसे जाना जाए कि ये 1 मीटर है कि नहीं है। तो इसको जानने का एक ही तरीका है कि हमारे पास कोई मापने वाला यंत्र होना चाहिए जिससे हम मापेंगे। तो अगर वो मापने वाला यंत्र कोई ला दे तो उसे माप के देख लिया जाता है कि 1 मीटर है कि नहीं है, क्योंकि अंदाजा तो अंदाजा ही रहता है। तो 1 मीटर है कि नहीं है ये उस क्राइटेरिया से नापने में आ जाता है। तो वैसे ही हर चीज के क्राइटेरिया होते हैं। तो वैसे ही संविधान पर्याप्त मात्रा में ठीक है कि नहीं है, इसका क्या क्राइटेरिया हो, कैसे नापा जाए, कैसे मापा जाए, कैसे मापे लोग उसको, या कोई भी आदमी कैसे मापे कि ये संविधान भारत के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कैसे मापे भाई। इसके उद्देश्य से मापा जाए कि ये किस लिए लाया जा रहा है। जैसे कपड़ा किस लिए लाया जा रहा है, मान लिया सर्दी है और सर्दी के लिए कपड़ा चाहिए। अब कैसे जाना जाए कि सर्दी के लिए कौन सा कपड़ा सही है और कौन सा कपड़ा गलत है। तो सीधी सी बात है कि सर्दी को जो कंट्रोल कर दे, क्योंकि उसी उद्देश्य के लिए कपड़ा लाने की बात हो रही है ना, तो वहाँ जो भी टेम्परेचर होता है, माइनस माने ठंडा कम टेम्परेचर या माइनस टेम्परेचर, जैसे रसिया में -20-30 तक चला जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए कौन सा कपड़ा ठीक रहेगा, वो कपड़ा जो -20-30 को मेंटेन करता हो, उतने तक की ठंडी को वो दूर बना के रख सके, उसको बोलेंगे कि ये सही कपड़ा है वहाँ के लोगों के लिए। अगर नहीं रख पाता तो ये सही नहीं है, फिर ये कम सही है या तो बिल्कुल सही नहीं है। तो उसके उद्देश्य से ये बात पता चलती है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही वहाँ पे क्राइटेरिया है। क्या है, जांचने का बेस है, आधार है।
कि जिस बात को पूरा करने के लिए कोई बात की जा रही है, अगर वो उससे हो रही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो जो क्राइटेरिया होगा, जो नापने की एक प्रक्रिया होगी, जो नापने का आधार होगा, वो होगा उसके लिए जिस उद्देश्य को निश्चित किया है। अगर वैज्ञानिकों को बोला जाए कि भाई आप कोई ऐसी खोज करिए जिससे लोगों की उम्र बढ़ जाए, या जैसे अभी था कि भाई साइंटिस्टों को बोला कि भाई आप इस कोरोना का कोई रोकथाम, कोई इलाज ढूंढिए, तो अब उन्होंने जो इलाज खोजा तो वो सही है कि गलत है, ये कैसे उन्होंने मापा, या लोगों ने कैसे मापा इसको? तो सीधी सी बात है, इसको 10, 20, 30 हजार लोगों पे करके देखा गया और रिजल्ट को देखा गया। तो किसी से रिजल्ट 93% आया, किसी से 90 आया, किसी से 95 आया। तो इससे पता चला कि ये 90% या 93% या 95% काम कर रही है ये दवाई, तो मतलब ये इतना परसेंट ठीक है। 5% अभी भी उसमें कमी है, वो कोई 5 लोगों को काम नहीं करती है 100 में से, उसके बावजूद भी उनको कोरोना दोबारा हो जाता है। लेकिन 93, 95, 90 को काम कर रही है। तो ये 90% से 95% तक ये दवाई सही है और 5 से 10% तक ये दवाई गलत है। अब ये नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं, उन लोगों के लिए ये दवाई काम नहीं कर रही, उनके लिए ये गलत है। 90% लोगों के लिए ये दवाई सही है। तो ये ऐसे करके तय हो गया। ठीक, कल को ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के लोगों के लिए ये काम नहीं कर रही है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए तो उससे ये मालूम चल जाएगा कि भाई उन लोगों में क्या ऐसा है स्पेशली जो उनको ये काम नहीं कर रही है। जबकि कोरोना तो सबको एक ही जैसा हो रहा है, तो क्या कोरोना जब हर बॉडी में जाता है तो वहाँ थोड़ा सा वो क्या डिफरेंट होता है, या ये दवाई हर बॉडी में जब जाती है तो कुछ लोगों को जिनको काम नहीं कर रही है वहाँ क्या ये दवाई न्यूट्रलाइज हो जा रही, माने उनके अंदर कोई ऐसा कोई केमिकल कुछ है जो उनके आंतों में बनता है या उनके ब्लड में बनता है जो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और दवाई का असर नहीं रहने देता। उनके अंदर में कुछ होगा ऐसा। अगर उसे खोजा जाए तो उसे भी जांचा जा सकता है कि ये किसको काम करेगी, किसको नहीं करेगी। तो हम कैसे जांच रहे हैं, हम कैसे जान रहे हैं इस बात को? हम जान रहे हैं इस बात को इस तरह से कि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, यही एकमात्र उपाय निकल के आ रहा है। अगर हम कोई भी बात को देख लें, कोई हमने स्कूल बनाया, कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, तो एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है कि बुरी है, ये कैसे जांचा जाए? ये ऐसे जांचा जाए कि जिस उद्देश्य के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या ये एजुकेशन पॉलिसी उस उद्देश्य की पूर्ति करती है या करेगी? अगर हम उसे ऐसे दिमागी रूप से, बौद्धिक रूप से जांच पड़ताल करें तो जब उसको अप्लाई करेंगे तब तो प्रैक्टिकल रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन उसके पहले बौद्धिक रूप से उसको देखा जाता है कि इसके काम करने की कोई संभावना भी है कि नहीं है। तो अगर बौद्धिक रूप से समझ में आया कि नहीं ये तो मुश्किल से 20% लोगों को एजुकेशन दे पाएगी ये पॉलिसी, तो 80% लोगों को ये पॉलिसी एजुकेशन दे ही नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके उद्देश्य को काम, जो इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी माने 100 के 100% लोगों को एजुकेशन मिले, एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा था कि हमें कैसे कैसे रिसोर्स करने हैं आदमी को, किस लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं, माने उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेटिव करने के लिए। तो जो भी उसके उद्देश्य बनाए गए, तो वो जो उद्देश्य जितने जितने पूरे वो पॉलिसी कर पाती है, तो वो पॉलिसी उतनी उतनी वर्केबल है, उतनी उतनी ठीक है, बाकी बेकार है। उसमें अभी और सुधार की संभावना है अगर वो 100% अपना रिजल्ट नहीं दे सकती या नहीं दे रही है। तो इस तरह से हम कोई भी चीज को जांचते, कोई भी पॉलिसी को जांचते हैं। जैसे किसानों के ये 3-4 ये जो 3 नियम सरकार ने बनाए, तो सरकार उन्हें बता रही कि उन्होंने वो किस उद्देश्य के लिए बनाए। हालांकि वो उन्होंने लिखा नहीं कि ये किसानों के लिए बनाया गया है, लिखा कि ये व्यापार से संबंधित 3 लॉज हैं।
लेकिन ये किसानों को फ़ायदा करेंगे ऐसा सरकार का कहना था, और उन्होंने अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया। किसानों को ये बात नहीं हजम हुई, उनको इसके अपरोक्ष रूप से दूसरे रिजल्ट आते हुए दिखे, जैसे कई बार आते हैं कि भाई किसान जो है धीरे धीरे कर्जे की वजह से वो इन जो ये व्यापारी होंगे इनकी गिरफ्त में आता चला जाएगा, और अंत पर्यंत उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, उनको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और वहाँ का डीएम के हाथ में है ये, तो अब डीएम को तो पैसे वाला बड़े आराम से ख़रीद सकता है। अब डीएम को पैसे वाला बड़े आराम से ख़रीद सकता है तो फिर उसी की सुनेगा, किसान की क्यों सुनेगा। ऐसे बहुत सारे उनके अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए उनके अपने सवाल थे जिनके जवाब सरकार उनको संतुष्टिपूर्वक नहीं दे पाई, और सरकार भी अपनी बात पे अड़ी है। सरकार कह रही है कि नहीं जो हम कर रहे हैं सही है, और किसान भी अपनी बात पे अड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। क्योंकि दोनों को, जो किसान है उनको अपने उद्देश्य इससे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे, और सरकार बोल रही है कि इससे उनके उद्देश्य पूरे होंगे, जो घोषित उद्देश्य हैं। जो अघोषित है उनका तो मालूम नहीं। तो ये कैसे करके तय होता है? ये तय होता है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, या होगी कि नहीं होगी, इस बात से तय होता है। ठीक, ये क्राइटेरिया निकल के आ गया कि आप जब भी किसी भी बारे में सही और गलत का निर्णय लेंगे तो उसका आधार यही बनेगा कि वो जो बात है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है वो उद्देश्य पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे वो तय होती है कि सही है कि गलत है। अब कई बातें ऐसी हैं कि जो एक के लिए सही और एक के लिए गलत हो जाती हैं। जैसे मान लिया एक चोर ने किसी के घर जाके चोरी की, ठीक, अब वो चोर पकड़ा गया। अब दोनों को आमने सामने किया। चोर से पूछा कि भी तुमने जो चोरी की क्या ये सही बात है? उसने बोला हाँ जी सही बात है। कैसे सही बात है? बोले इससे मेरे घर का भरण पोषण होता है, मैं अपने बच्चों का से इलाज करा पाता हूँ, उन्हें शिक्षा दिला पाता हूँ, उन्हें खान पान कला जो भी लालन पालन है वो कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम है नहीं, सरकार ने कोई रोज़गार पैदा किया नहीं है तो मुझे काम मिल नहीं रहा है, तो अब मुझे अपना घर तो पालना है जैसे तैसे, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो मैं चोरी करता हूँ। तो मेरे लिए ये चोरी फ़िलहाल फ़ायदे का धंधा है, अच्छा धंधा है। हाँ मेरी मजबूरी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क भी है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मारा जा सकता हूँ, ये सब काम हो सकते हैं मेरे साथ में, रिस्की है। उस तरह से ये उतना मेरे लिए नुकसानदायक है। अच्छा, जिसके यहाँ चोरी हुई तो उससे पूछा हाँ जी आपके यहाँ चोरी हुई तो चोरी होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोला जी बिल्कुल बुरी बात है, 100% बुरी बात है। बोला कैसे? बोला कि मेरा नुकसान हो गया, मैंने जो पैसा कमा के रखा था जिस उद्देश्य के लिए, चूंकि पैसा चोरी हो गया तो अब मैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता, तो मेरे उद्देश्य को पूरे होने में ये जो चोरी है ये बाधक है, तो ये मेरे लिए एकदम खराब चीज़ है। तो लिहाजा ऐसा इंतजाम किया जाए कि मेरे धन को कोई चुरा ना पाए, और अब ये पकड़ा गया है तो इससे मेरा धन बरामद करके और मुझे वापस दिया जाए ताकि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकूं। और इसी को वो कहता है कि ये न्याय होगा, और ये न्याय होगा और ये सही होगा। तो अब काम तो वहाँ एक ही हुआ, चोरी हुई है, अब इसके लिए चोरी करना सही है और उसके लिए चोरी करना खराब है। क्यों? उद्देश्य की वजह से। अगर व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो ये चोरी करने वाले को उसको मिक्स है, माने चोरी करने का अगर वो सफल हुआ तो सही है, अगर असफल हो गया तो उसको बहुत नुकसान भी हो सकता है, तब वो बोलता है नहीं अगर ऐसा होता है तो ये खराब है। पर चूंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मुझे ये रिस्क लेना होगा। जैसे व्यापारी से पूछो कि भाई जो आप बिजनेस कर रहे हो वो सही है कि गलत है, तो वो बोलता है कि देखो मैं बिजनेस कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। अब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क भी है, हो सकता है कि उससे पैसा ना कमे और मेरा पैसा और मेरी मेहनत उसमें वेस्ट हो जाए, तो ये उसमें रिस्क है। तो मैं जो व्यापार कर रहा हूँ वो 50-50 है, 50% ठीक है, 50% गलत है।
अगर उससे मुझे इनकम हुई तो मेरे लिए ये ठीक होगा, और अगर उससे इनकम ना हो सकी तो मेरे लिए ये खराब होगा। तो ये किस बात से तय कर रहा है कि खराब क्यों होगा और सही क्यों होगा? उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से, कि अगर इससे अर्निंग हुई, इससे मुझे लाभ हुआ तो ये सही है, और अगर इससे हानि हुई तो ये गलत है भाई, ये तरीका गलत है। कोई अगर उसको बताए कि भाई बिजनेस का ऐसा तरीका कि उसमें कोई हानि का चांस ही नहीं है, बस लाभ ही लाभ होगा, तो वो तरीका होगा 100% सही तरीका कि हाँ भाई ये तरीका बढ़िया, जिसमें हानि होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये तरीका 100% बढ़िया है, कोई रिस्क नहीं है। तो कैसे तय कर रहे हैं? उद्देश्य के हिसाब से, उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो मैंने सिंपल बातों में आपको बताया। कई बातें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको ऐसे सिंपली नहीं देखा जा सकता। जैसे आज का जो अर्थशास्त्र है वो सही है कि गलत है, इसे हर आदमी यूं सिंपली नहीं देख सकता। हालांकि परिणाम से तो देख रहा है, परिणाम से वो देख रहा है कि ये केवल 10% लोगों को ही सपोर्ट कर रहा है, तो ये 10% लोगों के लिए ठीक है, 90% लोगों के लिए खराब है, परिणाम से पता चल रहा है। लेकिन अब कोई आदमी नया अर्थशास्त्र लेकर आया कि भाई ये वाला अर्थशास्त्र तो चलो इनको रिजल्ट से पता चल रहा है कि गलत है, ठीक है, और लोगों की इतनी समझ भी नहीं है कि वो समझ सकें कि कहाँ किस बात से गलत है, क्या है। जैसे कल ही वो एक सज्जन है, वो कह रहे थे कि भाई पीछे का तो रिजल्ट से मालूम चल ही रहा है कि सब गलत है, तो उसको क्यों इतना एक्सप्लेन करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो सही बात है वो रखें, उससे लाभ होगा, है ना। तो अब किसी ने कोई नया अर्थशास्त्र दिया, जैसे मैंने नया अर्थशास्त्र दिया है, और मेरा कहना है कि वो केवल लाभ और लाभ और लाभ वाला अर्थशास्त्र है, उसमें हानि की कोई संभावना नहीं है, ऐसा अर्थशास्त्र है। अब इसको कैसे जांचा जाए, क्योंकि अप्लाई तो ये अभी हो नहीं सकता, तो इसको रिजल्ट से हम अभी जांच नहीं सकते, तो अभी बुद्धि से कैसे जांचा जाए। तो बुद्धि से जांचने का यही तरीका है कि इसके सारे एक्सप्लेनेशंस इस अर्थशास्त्र के वो सभी लोगों तक भेजे जाएं, जैसे कि भेजे जा रहे हैं, माने जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन तक भी भेजे जाएं, जो थोड़े कम अर्थशास्त्री हैं उन तक भी भेजे जाएं, जो बिल्कुल अर्थशास्त्री नहीं है उन तक भी भेजे जाएं, उनके हिसाब की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, कि वो समझ सकें। चलो भेज दिए। अब अगर वो सारे लोग बोलते हैं, अर्थशास्त्री भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये अर्थशास्त्र बढ़िया है, जो कम अर्थशास्त्री हैं वो भी बोलते हैं हाँ भाई ये बढ़िया है, और जो अर्थशास्त्री नहीं है उनको जो एक्सप्लेनेशन भेजी गई उससे भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो एकदम ठीक है, इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। अर्थशास्त्री भी कहते हैं हाँ इससे मेरे भी उद्देश्य की पूर्ति होगी, कम अर्थशास्त्री भी कहता है हाँ भाई इससे मेरे भी उद्देश्य की पूर्ति होगी, और ऐसे ये सभी प्रकार के लोगों के पास जाता है, और सभी लोग कहते हैं कि हाँ हाँ भाई मेरे उद्देश्य की पूर्ति होगी, मेरे उद्देश्य की पूर्ति होगी, मेरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, ये बढ़िया अर्थशास्त्र है। अगर सब लोग ऐसा बोलते हैं तो कम से कम बौद्धिक रूप से, कैलकुलेटिव रूप से ये लाने के पहले ये ऐसे करके प्रूव हो सकता है बौद्धिक रूप से कि भाई ये सही अर्थशास्त्र है, इसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं फॉर द रिजल्ट। तो ठीक है, फिर ये अप्लाई किया, और अगर इसका रिजल्ट भी वही आता है जैसा कि बोला जा रहा है, तब तो ये फाइनली प्रूव्ड हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन कि जैसा अर्थशास्त्र में चाहिए था ये वैसा ही अर्थशास्त्र है। ऐसे करके कोई चीजें तय होती हैं। तो परिणाम तो तब आएगा जब वो अप्लाई होगा, तो उसके पहले इनको एक्सप्लेनेशन के तौर पे, माने बौद्धिक आधार पर इसे जांचा जाता है। अब तक का जितना भी अनुभव है आदमी को, अपना जितनी वो लाइफ जी चुका है, उतने से जो अर्थशास्त्रीय टाइप की चीज़ों का उसको अनुभव है, उतनी बुद्धि से वो इस नए अर्थशास्त्र को जांचने की कोशिश करता है कि इसमें वो बिंदु हैं क्या जिन जिन बिंदु से मेरा उद्देश्य पूरा हो। क्योंकि अभी के अर्थशास्त्र में वो वाले बिंदु नहीं है जिसकी वजह से उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, वो मिसिंग है। तो अगर वो बिंदु इसमें पाए जाते हैं तो इसमें संभावना बढ़ जाती है कि भाई ये मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, इसमें संभावना दिख रही है। तो अगर ऐसी संभावना अधिकतम लोगों को दिखने लगे तो उसे अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई करके देखा जा सकता है।
छोटे वर्ग पे या सारे वर्ग पे, आज से तो बढ़िया ही होगा। अगर 100% भी ये ठीक नहीं काम करता है, मान लिया 90% भी करता है, तो आज का कहाँ 10% और ये कहाँ 90%, बहुत बड़ा गैप होगा। तो भी आगे का फिर देखा जाएगा जब कोई खोजेगा उसको। और 100% का रिजल्ट दे दिया तो वल्ले वल्ले, वो तो चाहते ही थे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ों की स्थिति तय होती है। तो पहले हमें क्या जानना चाहिए उस बारे में कि जिस चीज़ को हम जांचना चाह रहे हैं, या जिस चीज़ पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, या जिस चीज़ पर हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये पहले चर्चा करने वाले लोगों को, क्योंकि चर्चा दो या दो से ज़्यादा लोग ही करेंगे आपस में, चर्चा करने वाले लोगों को पहले ये बात डिसाइड कर लेनी चाहिए कि ये जो हम जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को लिख लेना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि यही क्राइटेरिया बनेगा, यही कसौटी बनेगा ये जांचने की कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हम बोर्ड पर या कहीं कागज पर ये बात लिख के रख लें कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये चर्चा की जा रही है, कि भाई ये वाले उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, क्योंकि अभी तक नहीं हो रही है। ठीक, जैसे अभी तक सब अपनी इच्छा की लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, सब कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ में लगे हैं, सब कोई ना कोई झंझटों में लगे हैं, सब कोई ना कहीं फंसे हुए हैं, सब परेशान हैं। इवन अमीर आदमी भी आर्थिक रूप से थोड़ी चीज़ें उनकी ठीक हैं, बाकी कई सारी चीज़ों में वो परेशान है। बाकी गरीब तो हर तरह से परेशान है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरह से जो है उसका शोषण भी होता है, उससे कोई इज्जत से बात भी नहीं करता है, उसको ना अच्छा कोई खाना मिलता है, ना रहना मिलता है, कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है उसका। तो उसके लिए तो कोई ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो अब अगर नई व्यवस्था की बात हो रही है तो कैसे जाना जाए कि ये सही व्यवस्था है कि गलत व्यवस्था है। तो उसके लिए उद्देश्य लिख लिया। उद्देश्य क्या है व्यवस्था का, कि हर आदमी अपनी इच्छा की ज़िंदगी जी पाए, ये अल्टीमेट एम है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। माने मैं जन्म से लेके और मरने तक जिस उम्र का हूँ, और मुझे जब जो इच्छा पैदा हूँ वो मेरी पूरी होती रहे, और अगर ऐसा कोई व्यवस्था कर पाती है तो वो व्यवस्था मेरे लिए अल्टीमेट होगी, क्योंकि मेरे अल्टीमेट एम को पूरा कर रही है, मुझे सदा सुखी रहने वाले एम को पूरा कर रही है। तो ये लिख लिया कि मेरा एम क्या है, व्यवस्था को जांचने का, बनाने का एम क्या है, कि भाई वो मेरे हर उद्देश्य की, माने जो मेरा अल्टीमेट एम है, इसकी पूर्ति करती हो। जब मुझे घर चाहिए, जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, कपड़े, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, ये सब सारी सुख सुविधाएं, एजुकेशन, स्वास्थ्य माने मेडिकल का, और जो भी कोई भी उस समय जितनी भी सुख सुविधाएं पॉसिबल हैं, तो उनमें से मुझे जब जहाँ जितनी चाहिए वो मुझे उतनी मिलती रहे। तो ऐसी व्यवस्था, अगर कोई बोलता है कि हाँ ये मैंने खोज दी है, ये ऐसी व्यवस्था है, तो मैं उसको ऐसे जांचने का प्रयास करूँगा कि क्या ये मेरे जीवन को वो सब दे सकेगी जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा एम है जीवन जीने का। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, या मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं किसान बनना चाहता हूँ, मुझे जिसमें भी इच्छा है मैं वो बनना चाहता हूँ। और क्या ये मुझे वो बनने देगी, वो प्लेटफॉर्म देगी, और मेरे उसी बनने में मुझे सारी सुख सुविधाएं देगी, और मुझे कोई भी कंपल्शन, कोई भी समझौता, कोई भी परेशानी कभी नहीं करनी पड़ेगी, कभी नहीं आएगी। तो फिर ये मेरे लिए सही व्यवस्था है, एकदम चुम्मेसरी वाली व्यवस्था, ऐसी वाली। जो व्यवस्था इनमें से जितना कम करती जाएगी उतनी वो मेरे लिए बेकार होगी और उतनी अच्छी होगी।
तो कोई भी व्यवस्था को जांचने का ये तरीका है, या कोई भी बात को जांचने का ये तरीका है कि वो उद्देश्य की पूर्ति कितना परसेंट करती है। जितना परसेंट उद्देश्य की पूर्ति करती है उतनी ही बढ़िया है, और जितना परसेंट उद्देश्य की पूर्ति वो नहीं कर पाती है उतने मामले में वो खराब है, अभी वो अपडेट होने के लायक है। उसका उन चीज़ों का उनका रीज़न जान के और वो सब जान के उसका अपडेट जो है भविष्य में करते रहना चाहिए। और लोग इसमें लगे ही रहते हैं, उनके कारण निवारण में लगे रहते हैं, इसीलिए हर चीज़ में अपडेट आते हैं। तो चर्चा का भी यही तरीका, चर्चा कभी भी जीतने हारने के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर चर्चा में हमें ये जानना है कि क्या बात सही है क्या गलत है, तो उसके उद्देश्य को रखें और उस उद्देश्य के आधार पर ही उसे जांचें। जितने भी लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं उस उद्देश्य के आधार से जांचें। ना कि इसलिए जांचें कि मैंने जो बात बोल दी वो सही सेट करनी है भाई, ये इनके इन प्रकार है, तो वो चर्चा होगी गलत ढंग की। क्योंकि चर्चा किस लिए कर रहे थे? चर्चा का उद्देश्य था सही और गलत को जानना कि ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए गलत है। और अगर दोनों या दोनों में से कोई एक हारने या जीतने के लिए चर्चा करने लगा तो अब ये तो उद्देश्य गलत हो गया ना फिर। क्योंकि अब इसका मतलब है कि हम उस उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे, सही और गलत जानने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हारने जीतने के लिए कर रहे हैं। हारना जीतना उद्देश्य हो गया, तो हारने जीतने के लिए तो चर्चा का करने का कोई मतलब नहीं होता। चर्चा इस बात के लिए तो की नहीं जाती, उसके लिए तो दूसरी चीज़ें हैं। कोई खेल खेलो उसमें हारना जीतना होता है, कोई गेम खेलो जैसे चेस खेलो तो उसमें चलो हारेगा कोई जीतेगा, वहाँ तो उसका कोई मतलब होता है। लेकिन चेस ठीक है कि नहीं, चेस का गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ये खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं मेंटल दिक्कत तो नहीं देता है या मेंटल बढ़ोतरी देता है या क्या देता है, ये जानना है। तो फिर तो हमें इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें ये जानना है कि ये जो चेस का गेम है ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है। तो अब अगर इसमें हारने जीतने के लिए करने लगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये चेस अच्छा है कि बुरा है, फिर तो आपका हारना ही जीतना होगा बस। तो चर्चा जो है वो कभी भी हारने जीतने का जो उद्देश्य उसमें रखा है वो सही नहीं है, क्योंकि चर्चा उसके लिए नहीं होती। चर्चा का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो होता है ये जानना कि जिस बारे में हम जानने की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें या छोड़ दें। क्योंकि अगर अप्लाई करेंगे और वो चीज़ गलत हुई तो उसके कंसिक्वेंसेज आएंगे, उसके दुष्परिणाम आएंगे हमारे जीवन में, हमारे अपनों के जीवन में। हम दुखी होंगे, वो दुखी होंगे। समझ रहे हैं? तो चर्चा करने का एम क्या होना चाहिए? सही और गलत को जानना, बस ये इसका सटीक एम है, यही कसौटी है इसकी। इसके अलावा किसी और रीजन के लिए कोई भी आदमी चर्चा करता है तो वो अपना और दूसरे का समय व्यर्थ करता है। तो वहाँ जब किसी को भी ये मालूम चल जाए कि भाई चर्चा दोनों में से या जितने भी लोग हैं उनमें से कोई जीतने हारने के लिए कर रहा है, तो समझदार आदमी को वहाँ चर्चा इस बात को ओपन करके कि भाई आप जीतने हारने की दृष्टि से इसको कर रहे हैं तो ये हमारा तो ये एम है नहीं, तो वहाँ पे फिर इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि वो आदमी सही और गलत के आधार पर, सही और गलत को जानने के लिए चर्चा नहीं कर रहा है, वो तो जीतने हारने के लिए कर रहा है बस। और इसकी कुछ एक इसके लक्षण भी हैं, कुछ एक इसकी निशानी भी है। जैसे कोई आदमी जब पर्सनल आरोप पर आ जाए, माने चर्चा कोई चल रही है कुछ चीज़ जानने की कि सही है या गलत है, और उसमें वो आप पर पर्सनल आरोप लगाने लगे। आपने कोई सवाल पूछा या कोई बात रखी जिसका जवाब तो वो नहीं दे पाया और आप पर वो आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है, पर्सनली बोलने लगता है तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, गाली गलौज करने लगता है, गुस्सा करने लगता है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें तो चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। चर्चा तो हम जानने समझने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ क्रोधित होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि चर्चा आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। ख़ास तौर से जो
सामाजिक लेवल की चर्चाएं हैं जो सामाजिक विषयों पर होती हैं या जो पारिवारिक विषयों पर होती हैं। वो आपके अकेले का तो कोई मतलब नहीं उसमें, उसमें तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सबको मद्देनज़र रखते हुए आप बात कर रहे हो, और सबने ही वोटिंग करके उसका डिसीजन मेकिंग करना है कि इसको अप्लाई करके देखना है कि नहीं देखना है। आपके अकेले से तो होगा नहीं। तो अगर कोई उसमें जो वो जोर ज़बरदस्ती करता है, इसका मतलब है कि उसका अपना कोई इंटेंशन है, अपना कोई जीत हार है, या उसका अपना कोई लाभ है जो वो बता नहीं रहा है, और वो वैसा कुछ करने के चक्कर में इसीलिए वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एक्सप्लेन करेगा तो ओपन हो जाएगा कि ये अपने लाभ की बात कर रहा है, समाज को बरगला के ये कोई चीज़ अप्लाई कर देना चाह रहा है जिसमें इसका या इसके कुछ अपने लोगों का लाभ हो जाएगा और बाकी लोगों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी बातों में ये ऐसा दिखा रहा है कि सबका फ़ायदा है। और जब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि अगर ये उनका जवाब देगा तो ये बात खुल जाएगी कि इसमें केवल इसी का या इसी के लोगों का फ़ायदा है, बाकी के लोगों का नुकसान है। तो वो ये बात एक्सप्लेन नहीं करना, जब वो कहते तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, तुम्हें समझ नहीं है, तो ऐसे करके उनको वो दबाना चाहता है ताकि वो और आगे सवाल ना पूछे। या बोलेगा कि तुम्हें सवाल पूछना नहीं आता, या बोलेगा कि तुम ऐसे बेकार का सवाल पूछ रहे हो, ऐसा करके। मतलब कुल मिला के जवाब नहीं देना है। जबकि चर्चा का मतलब रहता है कि आपके पास जवाब है तो दीजिए, नहीं है तो मना कीजिए कि नहीं है मेरे पास, कृपया आपके पास है तो आप रखें, ताकि जिसके पास हो तो उसे मौका मिले। नहीं तो जिसके पास जवाब नहीं है वही सारा टाइम खाता चला जाएगा अननेसेसरी। जैसे आप देखते हैं ग्रुप में कई बार होता है, तो कोई आता है, कोई किसी ने अपनी कोई बात रखी है ना, आपने उससे 2 सवाल पूछ लिए। अब 2 सवाल ऐसे पूछ लिए कि अगर वो उसके उत्तर देगा तो उसने जो बात रखी थी वो गलत सिद्ध हो जाएगी, उत्तर देते देते ही हो जाएगी। ये बात उसको एहसास हो गया। अब वो चर्चा कर रहा है जीतने हारने के लिए। अब उसको पता है कि अगर मैंने आंसर किया तो मेरी निश्चित हार है। अब उसका उद्देश्य है जीतना। अब क्या करेगा वो? अब वो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाने आ जाएगा। आप पूछेगा आप कितने पढ़े लिखे हो? भाई पीएचडी कर रखी है। अब वो कुछ और ढूंढेगा। अच्छा, नकली सर्टिफिकेट ले लिया होगा, मोदी जी की तरह बनवा लिया होगा नकली सर्टिफिकेट पैसे देके। नहीं भाई, पैसे देके नहीं बनवाया, मेहनत करके पाया है। अच्छा, तो किसी प्रोफेसर से साठ गांठ कर ली होगी। नहीं भाई, साठ गांठ भी नहीं करी है। अरे नहीं, कुछ तो किया होगा। तो तुम्हारे अंदर तो अकल ही नहीं है, कैसे तुम पास हो गए? मतलब चर्चा चल रही थी किस बात पर और कहाँ पहुंची जा रही है? अरे भाई, इस बात से मतलब नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आप नहीं दे रहे, और उसका जवाब ना देना पड़े उसके लिए ये आप दूसरी तरफ बोलते चले जा रहे हैं कितने पढ़े लिखे हो, खरीद लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा, ऐसे हो गए, तुम्हारी तो समझ में नहीं आएगा। अरे पहले समझाओ, तो समझाओगे तब समझ में नहीं आया तब ये बात बोलना। पहले से तुम्हें कैसे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आएगा? तो ये कुछ एक लक्षण है इस प्रकार के। जब कोई चर्चा में ऐसे करने लगता है तो सही चर्चा करने वालों को ये बात समझ जानी चाहिए कि वो चर्चा सही और गलत जानने के लिए नहीं कर रहा है या जनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो हार जीत के लिए कर रहा है, या उसका अपना कोई बेनिफिट है उससे, बस उन गिवन सिचुएशन में उसका अपना कोई बेनिफिट है, बाकी सबका लॉस है। और अगर वो चर्चा में जाएगा तो ये बात खुल के सामने आ जाएगी और उसका मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया सरकार ने ये किसानों के नियम बनाए, अब किसान इसमें ओपनली नहीं आ रही है, किसानों को बुलाती भी है, उनके अध्यक्ष हैं उनकी समितियों के, उनको बुलाती भी है, तो वो उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके लोगों के लिए डालती नहीं कि भाई आप सब भी देखो यहाँ क्या चर्चा हो रही है, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, हम क्या जवाब दे रहे हैं ना। बस उनके प्रतिनिधि आके बाहर मीडिया को कुछ अपनी बाइट दे देते हैं। अब उससे थोड़ी कुछ समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं बाहर आके। वहां क्या चर्चा हुई, किसानों ने क्या बात बोली, उनको क्या डर है, क्या भय है, और सरकार ने उन भय और डर को हटाने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिए। और फिर इस पर महीने 2 महीने चर्चा होके फिर इस पर एक सर्वे भी होना चाहिए ताकि जनता की राय ली जाए कि भाई ज़्यादातर जनता इन नियमों के पक्ष में है कि विपक्ष में है, तो फिर कोई बात हो।
लेकिन ये तो लोकतंत्र में ही हो सकता है, ऐसी बात है। अब लोकतंत्र तो है नहीं अभी, नहीं मतलब कहने के लिए लोकतंत्र है, माने वो 5 साल में 1 दिन वाला लोकतंत्र है, 5 साल में 1 मिनट वाला। जब आप अपनी निर्णय करने की क्षमता की जो क्षमता है, ताकत है, उसको किसी और को सौंप देते हो, बस उतनी देर का ही लोकतंत्र है। बाकी तो दल तंत्र है, एक दल तय करता है, जो सरकार में रहता है वो दल तय करता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपसे नहीं पूछा जाता, आपको वो नहीं समझता कि आप इस योग्य हो कि आप समझ सको कि आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वो चाहे अनपढ़ हों, गंवार हों, अपराधी हों, उन्हें सब पता है कि जनता को क्या चाहिए। वो बड़े ज्ञानी हैं इस मामले में। तो अभी तो ये लोकतंत्र ही नहीं है। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं, क्योंकि चर्चा का मतलब रहता है लोकतांत्रिक, चर्चा का जब चर्चा होनी है सही क्या है गलत क्या है, तो अब ये लोकतांत्रिक बात है, अब ये व्यक्तिगत बात नहीं है, अभी लोकतांत्रिक बात है। तो इसका मतलब है कि जो भी चर्चा हो रही है वो पूरी की पूरी ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्ड होके और वो पब्लिक फोरम में पढ़नी चाहिए, ताकि जिन्हें सुनना है वो उसको समझ के, क्योंकि ऐसे कोई 2-4 घंटे से ज़्यादा की तो ये चर्चा करते नहीं हैं। तो उतनी रिकॉर्डिंग करके देने में क्या है, जब पूरी राज्यसभा की, विधानसभा की, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ऐसी चर्चाएं भी कभी कभी होती है, तो इनकी रिकॉर्डिंग करके भी डाल दें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं डालते, उसे बंद कमरे में करते हैं। ये जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे पक्ष विपक्ष है, कभी कभी इनकी भी मीटिंग होती है, उसको भी नहीं ये ओपन करते। भाई मीटिंग तो ओपन होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग तो डालो। देश को, उनके लोगों को, जिन्होंने इनको नेता बनाया, उन्हें पता होना चाहिए ना कि ये लोग वहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, हमारे फेवर में कर रहे हैं कि अपने फेवर में कर रहे हैं। ये बात तो साफ होनी चाहिए। तो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, चर्चा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए वो बता रहा हूं। और ये ढंग भी कि ओपन होनी चाहिए, बंद कमरों में जाके नहीं कर लो आप चर्चा। बंद कमरे में कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि डेमोक्रेसी नहीं है। जब डेमोक्रेसी नहीं है तो चर्चा का कोई मतलब नहीं है। तो क्या सही और क्या गलत है, यानी चर्चा करने का तरीका कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बात आज हम इस बात से समझ रहे हैं कि चर्चा जिस उद्देश्य के लिए की जाती है, वो अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो चर्चा बेकार है, वो टाइम खराब करने वाली चर्चा है। और जब जिस समझदार आदमी को ये जब पता चल जाए, वो वहां से क्विट कर जाता है, बोले भाई उस बात को बता के कि वो क्यों क्विट कर रहा है। और अगर चर्चा चल रही है इस बात के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, तब तो ठीक ही है। तो ये उद्देश्य के लिए चर्चा होती है बस, और कोई चर्चा करने का उद्देश्य नहीं होता। ये चर्चा सही है कि गलत है, ये कसौटी है ये जानने की कि हम चर्चा सही तरह से कर रहे हैं या सही तरह से नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार हर बात को आप देख सकते हो, हर बात को, माने कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे आप इस तरह से चेक नहीं कर सकते। हर बात को आप चेक कर सकते हो इस तरह से। जहां कोई फैक्ट दिया जा सकता है या फैक्ट है या डाटा है, क्योंकि पीछे के एक्सपीरियंस होते हैं तो उसके डाटा कलेक्ट होते रहते हैं, उनको भी वहाँ पे दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस डाटा की ज़रूरत हो, डाटा मांगा जाए और डाटा किसी के पास है तो उसे वो वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प देता है, पीछे की गलतियों को जानने में हेल्प देता है, पीछे किस वजह से वो एम पूरे नहीं हो पाए जिस एम के लिए वो व्यवस्था बनाई थी या वो बात की थी या वो तरीका अडॉप्ट किया था, अब उनको कैसे दूर करें, क्या करें। तो ये सब तरीके होते हैं। तो उसमें अगर चर्चा में कोई कभी भी आरोप प्रत्यारोप पर आ जाए तो ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो
वो चर्चा चर्चा के लिए नहीं कर रहा है, सही और गलत जानने के लिए वो चर्चा नहीं कर रहा है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये बात उससे स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भाई ये आरोप किस लिए लगा रहे हो। हम जो बात जानने समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं उसमें इस आरोप का क्या स्थान है, कहाँ ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। क्या करें इसका। आप पूछ रहे हो कि भाई उसकी डिग्री नकली थी कि क्या थी, इससे क्या लेना देना है। उसकी डिग्री नकली थी कि असली थी, इससे आपको जो सवाल पूछा उसका जवाब कैसे आ जाएगा इस बात से। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कोई बात आपने रखी या उसने कोई बात रखी और उसमें आपने विरोधाभास निकाल दिया कि ये विरोधाभास है। भाई अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया था थोड़ी देर पहले, उस स्टेटमेंट से ये बात विरोधाभास दे रही है जो आप अभी कर रहे हो। माने या तो वो सही हो सकती है, विरोधाभास का मतलब ये रहता है कि दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, दोनों एक ही पक्ष में दोनों बात सही नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जैसे कोई कहता है कि आदमी दुखी है कि सुखी है, इस बात के लिए आदमी उत्तरदायी है, व्यवस्था उत्तरदायी नहीं है। किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक, किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और जब चर्चा शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद ही वो आदमी बोलने लगा। जैसे मान लिया किसी ने कहा कि भाई अच्छे किसान तो हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं और उनका आलू टमाटर तो उन्हें फेंक के आना पड़ता है, उसका तो उनको उतना रेट नहीं मिलता। अब इसमें उनकी क्या गलती है। ऐसा भी नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरे साल मेहनत करी है, फसल पैदा की है, बाजार लेके गई तो उसका वो उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। अब इसमें उनकी कैसे गलती है। तो फिर वो बोलेगा देखो उसे अपना माल खुद बेचना चाहिए। अरे लेकिन छोटा किसान अपने माल का अपना माल कहाँ ले जाके बेचेगा, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा उसको। वो 10 बोरी ट्रॉली में लाद के ले जाएगा और उतने समय उसका घर और दूसरे काम कौन करेगा। और जिसको व्यापार करना नहीं आता वो क्या करेगा। बोला अच्छा तो ठीक है, 500-700 आदमी मिलके जो है वो मिलके व्यापार कर लें। अरे लेकिन मिलके कर लें मतलब ये तो फिर आप व्यवस्था की बात करने लग गए। इसका मतलब तो अगर 500-700 लोग मिलके करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी बजाय अकेले अकेले व्यापार करने के, है ना। यही कह रहे हो ना। अब उसको समझ में आ गया कि ये बात तो मेरी पहली वाली बात की उल्टी हो गई कि आदमी ही इसके लिए जिम्मेवार है। ये बात तो गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये तो व्यवस्था जिम्मेवार हो जाएगी फिर, कि अगर खराब व्यवस्था है तो उसके खराब रिजल्ट आएंगे, सही व्यवस्था है तो उसके सही रिजल्ट आएंगे। अब आपने ये विरोधाभास उसको दिखाया कि भाई ये तो विरोधाभास है। अब वो उस विरोधाभास को विरोधाभास नहीं ले रहा है, वो कह रहा है नहीं आदमी की ही गलती है फिर भी। अब इसका मतलब होगा कि उसे चर्चा का तरीका नहीं मालूम है। चर्चा का तरीका यही होता है कि अगर विरोधाभास निकले तो उस पर गौर की जाए और देखा जाए कि हाँ बात तो सही है। बात तो सही है कि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो समाज में जितने सारे काम है वो सब मिल बांट के ही होगा। हर आदमी सारे काम नहीं कर लेगा कि खुद ही वो मसाला पैदा करेगा, फिर खुद ही चक्की लगाएगा, फिर खुद ही पीसेगा, ऐसे नहीं होता। हर आदमी चक्की नहीं लगा सकता, फिर चक्की बनाएगा भी खुद ही, क्योंकि कोई दूसरा क्यों बनाएगा इसके लिए। चक्की बनाने की टेक्नोलॉजी भी खुद ही खोजेगा, क्योंकि दूसरा कोई अपने टेक्नोलॉजी क्यों देगा। तो ये संभव नहीं होता। तो जितने भी काम है दुनिया में वो सब बांटे ही जाते हैं। कुछ तुम करो, कुछ तुम करो, कुछ तुम करो, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, और ऐसे करके हो। तो ये मोटी सी बात है कि बड़ी जो व्यवस्था है वही बड़े बड़े काम कर सकती है। व्यक्तिगत रूप से आप बड़े काम नहीं कर सकते, संभव नहीं है। और बड़ी और कोई व्यवस्था है तो उसका कोई एक डिज़ाइन होता है, और अगर वो डिज़ाइन ठीक नहीं है तो लोग
ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एक ड्राइवर भी अपना काम कर रहा है, 8-10 घंटे की जॉब कर रहा है, एक पियोन भी अपना काम कर रहा है, एक प्रधानमंत्री भी अपना काम कर रहा है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी अर्निंग इतनी अलग अलग क्यों है कि एक को 2-2.5 रुपये महीने का मुश्किल से मिल रहा है, एक को 8-10 हज़ार मिल रहा है और एक 2.5 लाख 5 लाख रुपए ले रहा है महीने के। ये अंतर किस बेस पे कर लिया भाई तुमने? तो अब ये अन्याय वाला अंतर है, ये तो गलत अंतर है, ये तो गलत बात है। नहीं, फिर वो कहने लगे हाँ तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। अरे कैसे बन जाए? प्रधानमंत्री का तो एक पद है, हजारों लोग लाखों लोग भी मेहनत करें तब भी एक समय में एक ही प्रधानमंत्री बनेगा, सारे बनने की कोई संभावना नहीं है। फिर अकेला प्रधानमंत्री बन के क्या होगा? अगर कोई किसान नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो प्रधानमंत्री बन के क्या पकौड़े बनाएगा? भाई उसको वहां बनाया कि भाई आप मैनेज करो ये सारी चीज़ों को। मैनेज तो तभी होंगे ना जब कोई किसान होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई धोबी होगा, कोई नाई होगा, कोई बावर्ची होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई, तभी तो सारे काम होंगे। कोई किसान नहीं होगा तो खाओगे क्या? फिर इंजीनियर बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, खाओगे क्या? खुद करोगे क्या किसानी अपने लिए? फिर वही बात आ जाती है, सब कुछ खुद करोगे क्या? नहीं जी, सब कुछ तो खुद नहीं करेंगे, सबको मिलकर ही करना है। जब सबको मिलकर करना है और ये सब चीज़ें ज़रूरी ही हैं जीवन के लिए, तो फिर इनका मूल्य अलग अलग क्यों? तो अब जैसे ये बात मैंने बताई कि ये जो बात है अलग अलग आय की, ये बात गलत है, अन्याय है, ये बात सही नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र है आज का, जो कि वो मांग और आपूर्ति के हिसाब से लोगों की सैलरी तय करता है, ये गलत बात है। ये मैंने अभी आपको तय की। क्यों गलत बात है? क्योंकि ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये कि सबको सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो सभी चीज़ों का मूल्य एक समान होना चाहिए। जब सभी चीज़ों का मूल्य एक समान होना चाहिए तो उसके मेहनत करने वालों का भी लेवल, जो मान है, वो एक समान होना चाहिए, तभी ये संभव होगा। नहीं तो जिनका भी आप मूल्य कम कर दोगे वो तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, वो तो कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जबकि काम वो भी कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे। अर्थशास्त्र किस लिए बनाया था? अर्थशास्त्र इसलिए बनाया था ना कि जितने भी लोगों पर ये अर्थशास्त्र अप्लाई हो रहा है, सबकी जिंदगी चकाचक गुजरे। अब वो तो हो नहीं रहा, अभी तो हमें रिजल्ट से भी मालूम है, लेकिन चिंतन मनन भी करें तो भी समझ में आता है कि ये अर्थशास्त्र अप्रोप्रिएट नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है, ये गलत है। ये केवल 10% लोगों को ही ऐसी स्थिति देता है कि वो एंजॉय करते हैं, 90% लोगों को उनका नौकर बना के रखता है। तो ये अर्थशास्त्र जो है अभी वो सामाजिक नहीं है, इट्स नॉट ए सोशल, ये समाज के लिए नहीं है। ये जो अभी पूंजीवाद चलता है या मार्क्स का जो समाजवाद के नाम से है, वो दोनों ही सामाजिक नहीं है, ये सामाजिक अर्थशास्त्र नहीं है, ये केवल 10% लोगों का अर्थशास्त्र है। और समाज तो 100% होता है, 10% को समाज थोड़ी बोलेंगे। 100 लोगों में से 10 लोगों को समाज बोलोगे क्या कि कहीं 10 लोग इकट्ठे हो गए तो समाज हो गया? नहीं होगा ना। समाज का मतलब ऑल, सभी। तो ऐसे करके कोई चीजें जो है तय होती हैं। अभी देख लेते हैं आपके कोई सवाल या किन्हीं की कोई बातें हों। और ऐसे ही तो मोबाइल वगैरह भी तो हम ऐसे ही तय करते हैं कि हमारे लिए कौन सा मोबाइल बढ़िया है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति कौन सा मोबाइल करेगा, तो उसे हम खरीदते हैं, हमारे पास पैसे कितने हैं वगैरह वगैरह, ऐसे करके। तो यही तरीके होते हैं। जी प्रीति जी कह रही हैं अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी दिक्कत जो दिख रही है वो ये है कि उद्देश्य निहित नहीं, उद्देश्य ही तय नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, उद्देश्य अनेक होने के कारण विभाजन है, दोषारोपण हो रहा है। जी हाँ, अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रिमेन हैप्पी इन ऑल सिचुएशन एंड इन एवरी वे, एजुकेशन, सोशल रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट। जी जी बिल्कुल,
चर्चा का उद्देश्य हार जीत ही ज़्यादातर देखने में आता। सबका उद्देश्य खुद की कही बात को स्थापित करना ही होता। इसी कारण कुछ खास परिणाम आते ही नहीं। जी बिल्कुल, ये तरीका ही गलत है चर्चा का। और आगे फिर प्रीति जी कह रही हैं, ओपन मंच पे भी अक्सर वक्ताओं को ऐसी असमंजस की स्थिति में देखते जहां चर्चा का उद्देश्य समझना होता ही नहीं है। जी जी। और अंत में उत्पल याग्निक जी कह रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष में हो तो हर बात का विरोध करो, सरकार में हो तो हर बात का आंख मूंद के समर्थन करो। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी समाज में चर्चा कैसे हो इसका ज्ञान विज्ञान स्थापित ही नहीं है। इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी, इतने वैज्ञानिक होने के बावजूद भी अभी इन चीज़ों का ये जो स्थिति है समाज की कि चर्चा कैसे हो, क्या किन बातों का ध्यान रखा जाए, चर्चा के लिए कोई प्लेटफॉर्म रखे जाएं। नहीं, कोई प्लेटफॉर्म ना सरकार ने रखे हैं, न किसी एनजीओ ने बनाए हैं, लोग भी नहीं ऐसे कोई बना सके जहाँ से हमें चर्चा करना समझ में आए, चर्चा करना सीखना में आए और कोई सार्थक चर्चा हो और कोई सार्थक परिणाम उसके निकल के आए। तो इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। कॉलेज में भी आप देखेंगे वो जब उनकी चर्चा कराते हैं वो सही और गलत के लिए नहीं कराते चर्चा, वो कराते हैं कि कौन ज़्यादा चर्चा करने में निपुण है भाई, और गलत बात को भी सही सिद्ध करने पर लग जाए, उसको बोलेंगे हाँ ये भविष्य का नेता है। ऐसी तो छवि हो रखी है नेताओं की। और ऐसी छवि क्यों हो रखी? क्योंकि उन्हें रोज रोज टीवी पर लोग देखते हैं कि ये अपनी गलत बातों को कैसे जबरदस्ती सही करने पे तुले हुए हैं, और यही नेता हैं। उसको कहता हाँ ये भविष्य का नेता है, मतलब जो गलत बात को सही सिद्ध करने पर लग जाए, ये इनके इन प्रकार कुतर्क फुतर्क ऐसे कैसे ऐसे वैसे करके, ये भविष्य का नेता है। अब सोचो ये भविष्य का नेता क्या करेगा जाके आगे? हर गलत बात को वहाँ सही सिद्ध करेगा और हर सही बात को गलत सिद्ध करेगा। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है कि अभी चर्चा का ज्ञान विज्ञान ही क्लियर नहीं है। तो अब ये मैं पहली दफा समाज में चर्चा का ज्ञान विज्ञान रख रहा हूँ, इसके एम रख रहा हूँ, इसका तरीका रख रहा हूँ। इसके पहले भी कई वीडियो इस पर हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं अलग अलग तरह से। तो इससे आपको समझ में आएगा कि चर्चा क्यों करते हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, किस तरह से करते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं उसमें। चर्चा करते समय किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, ये सब जो है, जो भी लोग इस बात से समझ सकें वो समझें और उन्हें उसका जो है उपयोग करें अपने जीवन में, तो आपको सही डिसीजन मेकिंग में पहुंचने में इससे मदद मिलेगी और उसके लाभ होंगे। तो आज का टाइम काफ़ी हो गया। अब अगले टॉपिक पर अगले समय किसी और टॉपिक पर फिर से आमने सामने होंगे और कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। और जिनको ये पसंद आए वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्चा करने में सक्षम हो सकें। क्योंकि ये जो हम लोग सारा संविधान और ये सब लोगों तक भेज रहे हैं, तो अगर उन्हें चर्चा करने की समझ होगी तो वो इसे और आसानी से समझ पाएंगे, एक सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे।